दुनिया में 37 कंट्रीज में फूड राइट्स हुए थे। तो ये जो वायदा बाजार है, उसमें एक यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि 75% कारण कि दुनिया में ये क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फूड क्राइसिस जो हम सब जानते हैं, उसका कारण जो मुख्य था वो वायदा बाजार था। तो अगर वायदा बाजार से इतने बड़े 37 कंट्रीज में फूड राइट्स हो सके थे, तो आपको समझना है कि ये चीजें जो हैं ये हमारे हित में नहीं है, ये सिर्फ टॉप 1% को या बिजनेस और ट्रेड को ये बेनिफिट करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या चाहिए? एग्रीकल्चर में चाहिए अश्योर्ड इनकम। आज दुनिया का किसान भी भारत के किसान जैसे देख रहा है हमारी तरफ, और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत के किसान सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर ये सरकार को मना पाए कि इनके अश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए, तो अमेरिका, यूरोप, सब किसान जो हैं इसकी सपोर्ट में आज खड़े हैं। वो भी चाहेंगे कि वहां पर बिल्डअप किया जाए इसी आर्गुमेंट को। अमेरिका के किसान जो हैं, नेशनल फार्मर्स यूनियन अमेरिका के, और कनाडा के नेशनल फार्मर यूनियंस ने, आयरलैंड के फार्मर यूनियन ने, मैं कई सारे और भी जानता हूं जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया, और ये कहा है कि जिसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं उसने हमारे यहाँ तबाही की है। अब देखिए, सबक लीजिए ना, वही किसान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तबाही की है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारे देश के हित में होंगे। जो साथियों सर ने जो बाजार की बात समझाई है, ये कई बार आपके दिमाग में शायद नहीं आता होगा, इसलिए क्योंकि आपका सीधा वास्ता नहीं है। हम लोग सिर्फ चीजें वो देखते हैं जो हमारे हाथ में आती हैं, चॉकलेट खोला और खाया। लेकिन जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे बाजार की बात चली तो मैं थोड़ा और सरल करता हूँ, आलू की बात बताता हूँ। आलू आपने 55-60 रुपए किलो तक खाया है अभी पिछले कुछ दिनों पहले। आपको पता है इसमें किसान को आलू का क्या रेट मिल रहा है? मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, आगरा और बाराबंकी की बात कर रहा हूँ, जहां से मैं खुद रहता हूँ। 7 रुपए 6 रुपए कुंटल आलू का है, जिसमें वो 3 किलो गर्दा काट लेते हैं, मतलब मिट्टी काट लेते हैं। उसमें बोरा लगता है 12-15 रुपए का। उसके बाद जो है किसान को पैसा मिलता है। इस समय के जो हालात हैं वो ये हैं कि जिन किसानों ने 33 रुपए 34 रुपए किलो में लेकर के बीज बोया था, वो अपना 6 रुपए किलो जब बेच रहे हैं, तो जो उनकी लागत थी वो नहीं निकल पाई इस मार्केट को। मैं नहीं जानता कैसे करना, क्योंकि इतना तो ज्ञान मेरे पास नहीं है, ना ही मैं समझता हूँ इनकी आंकड़ों भाषा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ ऐसा बेस प्राइस होना चाहिए था जो किसानों की कम से कम मूल लागत निकल आती। मुझे 70-80-90 दिन की जो फसल है, जो उसने इस सर्दी, कड़ाके की सर्दी में जो झेला है, उसको उतने पैसे तो मिल जाते जो घर के 2-3 लोग लगते हैं। अगर ट्यूबवेल सींचता होगा तभी 2 से 3 लोग उसमें लगते हैं। हाथ से निकालना पड़ता है तो उसको उतने पैसे मिल जाते हैं कि अगले वाली फसल उसकी चल पाती, या गेहूं तक का वो इंतजार कर पाता। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। सर आगे बढ़ते हैं सर। एक और सवाल हमारे पास आया है, विवेक पांडे जी हैं अहमदाबाद से। उन्होंने पूछा है कि एग्रीटेक को लेके क्या सोचते हैं, खासकर जो एग्री में जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आप, उनकी भूमिका को? देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी जो मैंने अपने मेरी जो अपनी एक स्टडी थी WTO के ऊपर, उसमें मैंने उसको कोट किया था, इसलिए मैं उसको भूलूंगा नहीं। वो ये स्टडी थी, मुझे याद है, मैंने 2005 में एक, अगर आप इंटरनेट पे चेक करें तो आपको वो स्टडी मिल जाएगी मेरी, जब मैंने WTO के पहले 10 साल जो थे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के, उसको मैंने दुनिया के परिप्रेक्ष्य में एक एनालिसिस किया था। उसके लिए जब मैं देख कर रहा था रिसर्च, तो एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी जो मेरे को हाथ में आई थी, और जो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा एक मैसेज देती है। वो स्टडी कह रही थी कि पिछले 100 साल में, यानी पिछले सेंचुरी में, 100 पहले हम, तो अमेरिका के किसान जब मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेचने जाते थे, तो अगर उसने $1 का प्रोड्यूस बेचा तो 70% वॉज हिज नेट इनकम, यानी 70% उसको उसकी इनकम थी $1 के अंदर। लेकिन जब ये वॉलमार्ट और बड़े बड़े बिग रिटेल आ गए, जो हमारे देश में कहा जा रहा है कि जब ये आएंगे तो अच्छे किसान को अच्छे दाम देंगे, जो अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जो अमेंड किया गया है, तो वहां पर जब वॉलमार्ट और ये टेस्को, सेंसबरी, जो जिसको हम बिग रिटेल कहते हैं, जब वहां पर आए, तो किसान का जो शेयर था, और ये भी आप आर्गुमेंट जानते हैं कि भाई जब बड़ा रिटेल आएगा तो छोटे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। ये हमारे देश में भी जब मल्टी ब्रांड रिटेल आने की बात थी, तो ये आर्गुमेंट बहुत उस पे पीक पे था कि साहब बड़ा रिटेल आएगा तो मिडिलमैन खत्म हो जाएंगे, और मिडिलमैन खत्म हो जाएंगे तभी किसान और कंज्यूमर के बीच में जो इनको बेनिफिट दोनों को मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये हमने सुना है, आपने भी सुना है। तो ये क्या कारण है कि वहां पर अमेरिका में जब ये वॉलमार्ट आया, उसके बाद, अब तो उनके 50 साल से ऊपर हो चले हैं, कि अमेरिका में क्या हुआ? वो ये कहती है रिपोर्ट की मिडिलमैन जो है वो स्क्वीज होके किसान की इनकम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हुआ। यहाँ पर किसान की इनकम का जो शेयर है वो $1 में वो 4% पे आ गया। कहाँ 70%, कहाँ 4%। जो बाकी इनकम जो थी वो एक्चुअली न्यू बैटरी ऑफ मिडिलमैन आ गए।
स्टैंडर्डाइजर, क्वालिटी कंट्रोलर, पैकेजिंग मैन, ये सब करके आप गिन लें तो न्यू बैटरी ऑफ मिडलमैन आ गए। फर्क सिर्फ ये था कि जो पुराने हमारे माइंड में जो एक माइंडसेट है ना कि भाई वो बॉलीवुड ने जो क्रिएट किया है कि धोती कुर्ते वाला जो साहूकार है वो तो बिल्कुल एक्सप्लॉइट करता है, और जो टाई पहन लेता है साहूकार उसको हम मानते हैं कि वही हमारा जो है बेनेवोलेंट है, वो हमारी सेवा करने आया है। लेकिन होता उल्टा है, जो टाई पैंट वाला है वो भी आपको एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन शायद हम जान नहीं पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि तो हमारे बीच में ही है। धोती कुर्ते वाला तो हम शायद उससे निकल कर बाहर आ गए हैं, तो हमें लगता है कि धोती कुर्ते वाला तो पिछड़ा हुआ है, वो ही एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन एनीवे जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर न्यू बैटरी ऑफ मिडलमैन जो है इट वॉकड अवे विद द प्रॉफिट्स, और किसान के पास 4% रह गया। आज कई स्टडीज कहते हैं कि अमेरिका में जो किसान है उसको फूड डॉलर यानी $1 का जब माल वो बेचता है तो उसको मात्र 8% एवरेज इनकम होती है, एवरेज उसका जो शेयर होता है वो 8% होता है। अब देखिए हुआ क्या, ये नहीं कि अमेरिका का जो क्राइसिस है वहां पर स्टार्टअप्स नहीं थे, ये नहीं कि वहां पर एफपीओज नहीं बन सकते थे या उनको इतनी समझ नहीं है, सिर्फ समझ हमारे ही देश में है। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं बिल्कुल अच्छा है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन अगर आप एक कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी को पुश करते हैं और ये सिर्फ यही कहते हैं कि साहब ये टेक्नोलॉजी जो है हम उसको सारा कुछ देंगे और सब कुछ देंगे, लेकिन आप प्राइस का जो है असली जो किसान को इशू है उस पर फोकस नहीं होता है। चाहे जैसे मैं एफपीओज की बात करूं, एफपीओज जो है अच्छी बात है, हमें चाहिए कि 10,000 क्या 1,00,000 एफपीओज देश में आ जाए, पर क्या वो एश्योर कर सकते हैं कि हम जो किसान की प्रोड्यूस होगी वो एमएसपी पे खरीदेंगे? क्यों नहीं? आफ्टर ऑल क्यों नहीं? अगर ये कहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट तो मैंने बताया था आपको, अगर ₹2 का टमाटर बिक रहा है और आप ₹3 देते हैं तो प्रॉफिट तो बढ़ गया उसका। लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि अगर वो उसकी वायबिलिटी से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है तो उस प्रॉफिट का क्या फायदा हुआ, जिसको हम सो कॉल्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं और एफपीओस को, इनको एक ही अलर्टनेस अपनी करनी है कि ये वो न्यू बैटरी ऑफ मिडलमैन ना बने। न्यू सर बैटरी चलते 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 एक सवाल रहता है कि कल जो है आपने दूध की बात की और आप पहले भी बताए थे किस तरह से जो है दूध जो ये इकोनॉमी है वो ध्वस्त हुई है कई तरह, लेकिन हमारे यहाँ कल जो है सदन में प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि किस तरह से जो दूध है वो शायद हमें लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में कह रहे थे कि जो दूध है वो या तो प्राइवेट प्लेयर लेते हैं या तो फिर सहकारिता वाले जो अमूल या दूसरे जो संस्थाएं उस तरह लेती हैं, इसके बावजूद ना किसी की गाय आज तक बिकी है, ना किसी के किसान पे कब्जा हुआ है।